नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो सबसे करीबी पूर्वज थे, वो कौन थे और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आज हम जानेंगे कि कैसे होमो हैबिल्स और नेanderthals से होते हुए होमो सैपियंस तक हम पहुंचते हैं। और हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी के दिमाग में बना रहता है कि क्या इंसानों का इवोल्यूशन जो है अब रुक गया है या आज भी बदल रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। इस पे आज हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि डायनासोर का जब अंत हुआ था, उसके बाद से जो कहानी शुरू होती है, जहां पे इंसानी इतिहास पे बात की जाती है, तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारी जो कहानी होती है, ये कहानी की शुरुआत होती है आज के उन जीवों से जो हमारे सबसे करीबी हैं। जैसे कि बात करेंगे चिंपैंजी पे, बात करेंगे गोरिल्ला के ऊपर बात करेंगे और हम बात करेंगे ओरंगुटान के ऊपर बात करेंगे। अर्थात ये हमारे सबसे करीबी पूर्वज हैं। इसी से आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि होमोमाइंड्स जो होते हैं कैटेगरी का हिस्सा होते हैं। अर्थात ये जो भी चीजें हैं यहाँ पे, ये सभी किसके होमोमाइंड्स कैटेगरी का हिस्सा है। हम में से किसी की पूंछ नहीं होती है। ये तो हम सभी ने देखा कि हम लोगों में पूंछ नहीं होती है। हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, चाहे ओ की बात की जाए या ए की बात की जाए या बी की बात किया जाए, बिल्कुल एक जैसा होता है। अर्थात कहने का मतलब, चाहे वो चिंपैंजी की बात करें, गोरिल्ला की बात करेंगे या ओरेंगुटान की बात करें, तो हमारे पूंछ नहीं होती, लेकिन इन लोगों के लगभग पूंछ होती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप, चाहे ए बी ओ की बात करें, ये लगभग सेम होता है। यह कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बाई मिस्टेक से हम लोगों का जो है ब्लड ग्रुप मैच हो गया। अर्थात तो इंसानों और चिंपैंजी का अगर डीएनए की बात किया जाए, तो ये डीएनए भी जो होता है वो लगभग वो 90 जो होता है 99% तक आपस में मैच करता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं गोरिल्ला के साथ में, तो गोरिल्ला के साथ में हमारा जो होता है 98% मिलता है। वहीं पे ओरेंगुटान के साथ बात करें तो डीएनए जो होता है वो हमारा 97 मिलता है। अर्थात ओरेंगुटान जो होता है उसके साथ में 97, गोरिल्ला के साथ में 98, वहीं पे चिंपैंजी जो होते हैं उनके साथ में हमारा जो होता है 99% डीएनए मैच करता है। लेकिन एक यहाँ पे कि हमारे लोगों के टेल नहीं होती है, इस प्रकार से ये चीजें नहीं है। फिर भी बहुत सारी चीजें ब्लड ग्रुप डीएनए आपस में मैच करते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि अगर हम इवोल्यूशन के पेड़ में थोड़ा पीछे जाएं, अर्थात अगर इवोल्यूशन की जो घटना हुई है उसके थोड़ा सा हम अगर पीछे जाते हैं, तो हम जो होता है जो तो होम्योनाइड्स बनते हैं। अर्थात कहां से बनते हैं? तो हम होम्योनाइड बनते हैं, जिसमें जो होता है गिबन्स भी शामिल होते हैं, जिनका 96 जो होता है परसेंट डीएनए भी हम लोगों से क्या करता है? मैच करता है। अर्थात किससे मैच करता है? जो गिबन्स होते हैं उनसे भी हमारे लोगों का 96% डीएनए मैच करता है। एक कदम अगर हम और पीछे जाने पर देखें, तो जो एंथ्रोपॉइड्स आते हैं, जिनमें दुनिया भर के बंदर शामिल होते हैं। अर्थात एंथ्रोपॉइड्स जो होते हैं, इनके अंदर जितने भी बंदर होते हैं उन सभी की कैटेगरी क्या होती है? एंथ्रोपॉइड्स के अंदर ही शामिल की जाती है। और सबसे पीछे आता है हमारा पायरमेट्स का सबसे बड़ा घेरा। अर्थात जो सबसे लास्ट का घेरा होता है, आप देखेंगे पायरमेट्स का घेरा होता है, जिसमें जो होता है टार्सियर्स और लेमूर भी जुड़े जाते हैं। अर्थात देखो सबसे पहले क्या होता है? होमोसैपियंस आते हैं, फिर होमोनाइड्स आते हैं, फिर एंथ्रोपाइड्स आते हैं, फिर प्राइड्स लास्ट में सबसे आते हैं। और सभी प्राइमेट्स की खासियत ये होती है कि ये पकड़ने वाले हाथों और शरीर के मुकाबले बड़ा इनका दिमाग होता है। अर्थात ये जो हाथों से पकड़ते हैं उसकी तुलना में जो होता है इनका दिमाग थोड़ा काफी बड़ा होता है। आप थोड़ा सा आगे अगर हम कहानी को और समझें, तो करीब 2.5 करोड़ साल पहले जो था, अगर बात किया जाए, तो प्रोकॉन्स्यूल नाम के एक प्राइमेट में एक म्यूटेशन हुआ। अर्थात क्या हुआ? एक म्यूटेशन हुआ, जिससे जो होता हमारी पूंछ हमेशा के लिए गायब हो गई। देखो उन सभी लोगों के पास क्या थी? जैसे कि जितने भी जो बंदर थे या जो भी इस कैटेगरी के थे, उन सभी के अंदर पूंछ तो पाई जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ 90 अर्थात
2.5 करोड़ साल पहले, जिसके कारण ये जो पूंछ थी, ये पूंछ बिल्कुल ही क्या हो गई, गायब हो गया था। टेल जो थी वो बिल्कुल गायब हो गई। और पूंछ जो है पेड़ों पर लटकने के लिए अच्छी थी, लेकिन दो पैरों पर चलने के लिए एक रुकावट भी रह रही थी। अर्थात तो अगर हम लोग पेड़ पे चढ़ रहे होते, लटक रहे होते, तो उनके लिए तो पूंछ अच्छी थी, लेकिन हम लोग तो जमीन पे चल रहे थे, तो इसलिए पूंछ की वहां पर कोई इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। वहीं पे अगर थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए कि 44 लाख साल पहले जो था आर्टिपिटाइसिस ने दो पैरों पर चलना शुरू किया। किसने शुरू किया? आर्टिपिटेक्स जो थे उन्होंने दो पैरों पर चलना स्टार्ट किया, लेकिन उनके हाथ अभी भी घुटनों तक लंबे थे। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, दो पैरों से तो उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इनके हाथ जो थे वो भी बहुत ज्यादा लंबे थे। और अंततः जो था ऑस्ट्रोपोथाइटस अर्थात तो लकी ने पूरी तरह दो पैरों पर चलना सीख लिया। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय के बाद दो पैरों पर पूरी तरीके से इन्होंने चलना सीख लिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं आग की खोज और दिमाग के विकास के विषय में। देखो, होमो हाइबिल्स की बात करते हैं, जिसे हैंडियामैन भी कहा जाता है। हैंडीमैन ने सबसे पहले पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया था। जो हैंडीमैन थे उन्होंने पत्थर के औजार बनाए और उनका सबसे पहले इस्तेमाल किया। मुख्य रूप से मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बोन मैरो खाने के लिए, अर्थात जो जानवर मर जाते थे उनकी बोन मैरो वगैरह को खाने के लिए सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके बाद आए होमो इरेक्टस, जो अफ्रीका से बाहर निकलने वाली पहली प्रजाति थी। अर्थात होमो इरेक्टस थे जो कि अफ्रीका से सबसे पहले बाहर निकलने वाली प्रजाति थी। इन्होंने आग को कंट्रोल करना और मीट को पकाना सीखा, और पके हुए भोजन से बहुत ज्यादा उन लोगों को ऊर्जा भी मिलती थी। देखो, हम लोग अगर कच्चा खाना खाते हैं, अर्थात कच्चा जो लोग मांस खा रहे थे, उसकी तुलना में उनको जो अगर जब पका हुआ जब खाना खाने को मिला, तो काफी ज्यादा उनको ऊर्जा मिल रही थी। और इसी अतिरिक्त ऊर्जा से उनके पाचन तंत्र का आकार छोटा हो गया। अर्थात ये पहले इनका आकार जो था पाचन तंत्र का काफी बड़ा था, तो जब उनको जो खाना पका मिलने लगा, अर्थात उन्होंने मांस को पका के खाने लगे, तो फिर क्या हुआ, उनका धीरे धीरे पाचन तंत्र जो है छोटा होने लगा। इसके अतिरिक्त ऊर्जा ने उनके पाचन तंत्र का आकार छोटा कर दिया और दिमाग का आकार तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन उनका जो दिमाग था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसलिए देखेंगे जो पेट था, खाना पचाने वाला सिस्टम, उसका ग्राफ में आप देखेंगे तो वो नीचे ऐसे ही गिरते चला गया, और यहाँ पे जो दिमाग था वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था। दिमाग का विकास ज्यादा ज्यादा होने लगा, और जो खाना खाने था, पचाने का सिस्टम था हमारा, वो धीरे धीरे क्या है, छोटा होता चला गया। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो हमारे सबसे करीबी चचेरे अगर भाई की बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नीथरथाल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीदरथाल्स कहा जाता है। होमोसैपियंस से होमोसैपियंस के आने से पहले यूरोप की जमा देने वाली ठंड में होमो जो था नीदरथाल्स रहते थे, जो 4 लाख साल पहले थे। अर्थात तो जो बहुत यूरोप में जहां पे बर्फ जमा हो जाती थी, वहां पे जो ठंडी बहुत ज्यादा थी, तो वहां पे ऐसे होमो नीदरथाल्स जो थे वो रहते थे। ये हाइट में तो छोटे थे, इनकी नाक बड़ी थी और हड्डियां चौड़ी थी। ये सब ठंड से बचने के लिए इवोल्यूशन के तरीके थे। अर्थात तो जो भी आप इनकी नाक जैसे बड़ी थी, इस प्रकार से जो भी इनकी नाजल बड़ी की थी, ये सब क्या थे, ठंडी से बचने के ये इनके सब उपाय थे। ये बहुत समझदार थे। वे गुफाओं में पेंटिंग करते थे और गहने पहनते थे और अपनों को दफनाते थे। अर्थात जो यहाँ पे नीदरथाल्स थे, ये बहुत ही बुद्धिमान थे। ये गुफाओं में जहां रहते थे वहां पे अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते थे, और जो लोग मर जाते थे उनको दफनाते भी थे। और बात करें तो यूरोप की लंबी अंधेरी सर्दियों के कारण उनकी आंखें बड़ी हो गई, जिससे उनके दिमाग का बड़ा हिस्सा सिर्फ देखने में खर्च होने लगा। अर्थात वो अंधेरे में ज्यादा रहते थे, उनको देखने की ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी। इस कारण से उनकी आंखें बड़ी होने लगी और उनका ज्यादा से ज्यादा समय जो था केवल देखने पे खर्च होने लगा। उसके बाद अब थोड़ा सा बात करते हैं होमोसेपियंस की जीत का रहस्य क्या है। देखो, जब भयानक क्लाइमेट चेंज आया, तो सिर्फ मीट खाने वाले नीदरथाल्स सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। अर्थात जब बहुत ज्यादा जो था यहाँ पे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो जो नीदरथाल्स थे वो केवल मांस मछली माथा मांस खा के जीवित रहे थे, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। वहीं
होमो सैपियंस की डाइट में मछली और पेड़ पौधे भी शामिल थे, जिससे हम बच गए था। तो देखो नेanderthals जो थे वो क्या थे, वो केवल मांस मछलियां वगैरह खाते थे, लेकिन जो होमो सैपियंस थे वो क्या करते थे, पेड़ पौधों को, मछलियों को, जीव जंतुओं को तथा बहुत सारी चीजों को खाते थे, जिस कारण से ये लोग सर्वाइव कर गए था, होमो सैपियंस सर्वाइव कर गए, लेकिन नीदरथाइल्स जो थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। वहीं पे बात करते हैं सैपियंस के पास बड़े व्यापारिक नेटवर्क थे, जबकि नीदरथाइल्स तो सिर्फ छोटे ग्रुप्स में रहते थे, कुल आबादी मात्र उनकी 5000 ही थी। वहीं पे थोड़ा सा आगे बात करें तो नीदरथाल्स के डीएनए में विविधता बहुत कम थी, जो उनके अंत का एक बड़ा कारण बन गया था। उनके डीएनए बहुत ही अलग अलग टाइप के नहीं थे, लगभग सभी का डीएनए एक जैसा था, जिस कारण से उनके अंत का सबसे बड़ा कारण यही था। अब थोड़ा सा बात करते हैं, क्या इंसानों का इवोल्यूशन अब रुक चुका है? ऐसा सभी लोग मानते हैं। अगर बात किया जाए तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो बात कही जाती है कि इंसानों का जो इवोल्यूशन है वो रुक चुका है, तो ये बिल्कुल नहीं। इवोल्यूशन एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है जो आज भी चल रही है। अगर बात करें जैसे कि स्किन का कलर, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखो भूमध्य जो रेखा से दूर जाने पर यूवी किरणों जो होती है वो क्या होती है, यूवी अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है कम होती जाती हैं, जिससे त्वचा का रंग हल्का हो गया है। वहीं पे स्वीडन और पंजाब जैसी जगहों पर जहां डेयरी फार्मिंग ज्यादा हुई, वहां के लोगों में लैक्टोज टॉलरेंस था, दूध पचाने की क्षमता विकसित हो गई। आप देखेंगे पंजाब के लोग हों चाहे वो स्वीडन के लोग हों, वहां पे दूध का काम ज्यादा होता है, इसलिए दूध की मात्रा को ज्यादा पचा सकते हैं। लेकिन जहां पे दूध की मात्रा कम होती, वो लोग दूध को हजम भी नहीं कर पाते। अगर उनको 1 गिलास दूध दे दिया जाए तो उस खा पीते ही उनका जो होता है डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। लेकिन वहीं पे पंजाबी अगर लोग हैं, उनको आप 4 गिलास 5 दूध दे दो, फिर भी वो हजम कर जाएंगे, उनके डाइजेशन सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात उनके अंदर होता है लैक्टोज टॉलरेंस, दूध पचाने की क्षमता जो होती है विकसित हो चुकी है। वहीं पे बात करते हैं साइबेरिया और एशिया में, तो बर्फीली हवाओं और चमक से आंखों को बचाने के लिए इपिकैथिक फोल्ड अर्थात आंखों के ऊपर फैट का विकास हुआ है। अर्थात जो ऐसे स्थान पे रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा चमक होती है, जिस कारण से उनके आंखों पे एक जो होते हैं फैट की लेयर आ चुकी है। अब बात करते हैं, हमारी कहानी प्राइमेट्स से बहुत पुरानी है। वैसे तो प्राइमेट्स बहुत पुराने हैं, लेकिन जो इंसान है उसकी कहानी तो और भी काफी पुरानी है। जैसे कि इवोल्यूशन की असली तस्वीर तब दिखती है जब हम और पीछे जाते हैं। कहा? अर्थात बहुत प्राइमेट से भी पीछे जाते हैं। हम सिर्फ प्राइमेट्स नहीं, मैमल्स भी हैं। क्या है? हम स्टार्टिंग में प्राइमेट्स नहीं थे, क्या थे? एक प्रकार से मैमल्स भी थे। जैसे इंसानों के दूध के दांत टूटते हैं, वैसे ही शेर और बाघों में भी टूटते हैं। वेल मछली के दिल में भी हमारी तरह 4 चैम्बर होते हैं। आप समझो, ये जो वेल मछली होती है, इसका जो हार्ट होता है उसमें भी क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अगर हम पानी में रहने वाले जीवों की बात करें तो जो था जेबरा फिश का 73% डीएनए जो है इंसानों से मैच करता है। अर्थात जो जेबरा फिश होता है, जो मछली के अंदर रहती है, अगर उससे हम बात करें तो उसका जो 73% डीएनए होता है वो हम लोगों से मैच करता है। तो ये देख सकते हैं जेबरा फिश है, इसका जो था डीएनए वो 73% जो है हम लोगों से मैच करता है। वहीं पे बात करते हैं, यहां तक कि अफ्रीकी मेढक की बात कर रहे हैं, जो अफ्रीकी मेढक की बात करें जो कि 1700 जीन्स कैंसर और अस्थमा जैसी बीमारियों में इंसानों से बिल्कुल मेल खाते हैं। अर्थात तो यहाँ पे बहुत सारे मेढक वगैरह भी हम लोगों से सेम रहते हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ईस्ट से लेकर तारों की धूल तक का। अब तो अभी तक तो हमने काफी चीजों को समझा, आप थोड़ा सा धूल की बात करते हैं। देखो, क्या आप मानेंगे कि 1 अरब साल पहले इंसानों और फंगस का एक ही पूर्वज था? अर्थात जो आज इंसान है और जो फंगस थे, उन सभी का पूर्वज केवल एक ही था। अर्थात पार्किंसंस बीमारी के लिए जिम्मेदार प्रोटीन ईस्ट में भी पाया जाता है। अर्थात तो जो बीमारी पार्किंसंस होता है, बीमारी के लिए जो कि प्रोटीन ईस्ट में भी पाया जाता है। जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी। कहां हुई थी? जीवन की जो शुरुआत है पानी में हुई था। LUCA अर्थात लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एक्निस्टर के 335 जीन्स आज दुनिया के हर जीव में मौजूद हैं। लेकिन जीवन के ये तत्व कहां से आए? 4.5 साल पहले हमारी पृथ्वी बनी थी, उस समय आए।
अंतरिक्ष में सुपरनोवा तारों के फटने से जो धूल निकली उसी से हम बने और सच में हम सब सनडस्ट ही हैं। अर्थात इस प्रकार से देखा जाए तो हम लोग स्टार की क्या है, एक प्रकार से धूल हैं। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं, एक सूक्ष्म ब्रह्मांड गर्भ में विकास। देखो, एक सिंगल सेल से पूरी दुनिया कैसे बन सकती है, इसे समझना बहुत आसान है। अर्थात एक सेल जो होता है उससे पूरी दुनिया कैसे बन जाती है उसको थोड़ा समझते हैं। देखो जरा सोचिए, इंसान का जन्म कैसे होता है, तो सिर्फ एक फर्टिलाइज जो होता है एक अर्थात जायोटी से होता है। ये छोटा सा आप देख सकते हैं, एक जायोटी से होता है। वह छोटा सा सेल जिसमें 2, 4, 8 और 16 में बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करता है और सिर्फ 9 महीने में उसमें दिमाग, धड़कता हुआ दिल, आंखें और फेफड़े बन जाते हैं। तो इवोल्यूशन बिल्कुल प्रेगनेंसी जैसा नहीं है, लेकिन यह हमें सिखाता है कि कैसे एक सूक्ष्म कण से समय के साथ सबसे जटिल जीव बन जाता है। अर्थात तो जैसे 9 मंथ के अंदर एक बच्चे का विकास होता है, उस प्रकार से तो हम लोगों का डायरेक्टली विकास नहीं हुआ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि छोटे कण से धीरे धीरे कैसे एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।